ये हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक चल रहा था, प्रोविज़न एंड रिजर्व। इसमें एक लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी ले चुका था, जिसमें हमने प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, उस बेसिक डिफरेंस को हमने समझा था। आज का जो लेक्चर सेकंड है, इसमें हम इस प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों के जो कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स की स्टडी इस लेक्चर में की जाएगी। तो सबसे पहले अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको समझना है। इसमें हमारे जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो सब 5 मेनली हमारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें क्रिएशन का, यानी कि इसके अंदर आपको ये समझना है कि हमारा जो प्रोविज़न और रिजर्व है उनका क्रिएशन एक्चुअल में होता कैसे है। इसके बाद आपको पर्पज़ के बारे में समझना है कि प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों को बनाने का पर्पज़ क्या है, और इसके बाद इन दोनों के जो यूजेज हैं वो यूजेज हमारा किस तरीके से है। ये तीनों बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके 2 पॉइंट्स इसमें आएंगे जो इनकी फंक्शनिंग को लेके हैं। यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों की जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। तो वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को समझना है, और इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हम प्रोविज़न से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोविज़न में इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर हम एक क्रेडिट सेंस को रहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 10,000 रुपये का उधार सामान बेचा। अब ये जो 10,000 रुपये का उधार सामान बेचा है, मान लीजिए कोई भी समय है, चाहे वो 3 महीने के लिए उधार बेचा है या 4 महीने के लिए उधार बेचा है। सपोज कीजिए इसमें से 8,000 रुपये का जो सामान बेचा था, जो कस्टमर थे, उन 8,000 रुपये के कस्टमर की जो रिकवरी है वो आपकी टाइम से हो जाती है। लेकिन 2,000 रुपये का जो सामान आपने उधार बेचा था उसकी रिकवरी आपकी नहीं हो पाई। ठीक है, ये पैसे आपके रिकवर नहीं हो पाए। तो ये जो 2,000 रुपये आपके रिकवर नहीं हो पाए हैं, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोला जाएगा कि ये 2,000 रुपये आपके बैड डेब्ट्स हो गए, यानी कि ये पैसा आपका डूब गया। अब ये जो हमारे बैड डेब्ट्स हुए हैं, इस बैड डेब्ट्स के बारे में जो मेन चीज़ है कि ये एक तरीके से कंपनी का लॉस है कि 2,000 हमने 10,000 रुपये का उधार सामान बेचा था, और हमें उम्मीद थी कि 10,000 रुपये का जो हम उधार सामान बेचेंगे वो पैसे हमारे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उसमें से केवल 8,000 रुपये के ही हमारे रिकवर हो पाए और 2,000 रुपये हमारे रिकवर नहीं हो पाए, और वो पैसे हमारे डूब गए, जिसे बैड डेट्स माना गया, और ये एक तरीके से हमारा लॉस है। अब इस लॉस के होने से होगा क्या कि सपोज कीजिए ये जो बैड डेट का लॉस है, किसी साल ये लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके अगले साल सपोज कीजिए ये लॉस आपका काफ़ी कम हुआ। उसके तीसरे साल में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बैड डेट्स हुआ ही नहीं। फिर इसके बाद चौथे साल में आपके बैड डेट्स अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर 5वें साल में कुछ कम बैड डेट्स होते हैं। फिर उसके अगले साल में और कुछ कम बैड डेट्स होते हैं। फिर उसके अगले साल में अचानक से बहुत ज़्यादा आपके बैड डेट्स हो जाते हैं। तो ये जो आपके साल दर साल आपके जो बैड डेट्स में ये फ्लक्चुएसन आ रहा है, तो इस फ्लक्चुएसन से होगा क्या कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, इस प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएसन आने चालू हो जाएंगे। यानी जिस साल आपके बैड डेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उस साल आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपका नॉर्मल से काफ़ी कम आएगा, और जिस साल आपके बैड डेट्स कम होंगे या बैड डेट्स बिल्कुल ही नहीं होंगे, उस साल आपका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो बैड डेट्स है, इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आनी चालू हो जाएंगी। अब ये जो प्रॉफिट में हमारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये फ्लक्चुएशन अगर किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में आ रही हैं, तो कंपनी के नज़रिए से इस फ्लक्चुएशंस को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स में ये फ्लक्चुएशंस हमारी बनी हुई हैं, तो उससे मार्केट में उस कंपनी के बारे में ये रिफ्लेक्शन जाता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टेबल तरीके से नहीं चल रहा। किसी साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी साल प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, और कंपनी एक स्टेबल तरीके से रन नहीं कर पा रही, तो कंपनी की इमेज पे एक एडवर्स इफेक्ट आना चालू हो जाता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इस फ्लक्चुएशंस को कैसे दूर किया जा सकता है। अब इस फ्लक्चुएशन को दूर करने का एक तरीका है कि आपकी ये जो बैड डेट्स हो रहे हैं, इन बैड डेट्स के लिए एक प्रोविज़न अलग से बना दिया जाए, और इस प्रोविज़न को बोला जाएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये प्रोविज़न हमारा बैड डेट्स के लिए बनेगा कैसे। इस प्रोविज़न को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी को अपने पिछले 4-5 साल की अकाउंटिंग को ध्यान देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में उसे ये देखना पड़ेगा, 5 साल में या 10 साल के अंदर, कि साल दर साल हमारे जो बैड डेट्स हो रहे हैं, एक्चुअल में उनका जो ट्रेंड है वो हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। जो भी हमारे बैड डेट्स हैं उनका जो ट्रेंड है वो हमारा ट्रेंड क्या है।
मान लीजिए पिछले 8-10 साल की स्टडी करने के बाद कंपनी को ये पता चला कि हमारे जो बेड डेट्स हमारे ईयरली होते हैं, ऑन एन एवरेज वो हमारे बेड डेट्स 5% के आसपास होते हैं। यानी कभी 5% से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कभी 5% से कम भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे जो बेड डेट्स हैं वो 5% के आसपास बना हुआ है। तो कंपनी को ये पता है कि हमारे जो 7-10 साल हमारे जो बेड डेट्स हैं, हम जितना भी उधार सामान बेचते हैं उसके 5% के आसपास हमारा बेड डेट्स हो रहा है। यानी कि इस साल भी जो हमने उधार सामान बेचा है, हो सकता है कि उसके 5% के आसपास हमारा बेड डेट्स हो जाए। ठीक है, अब इस ट्रेंड को समझने के बाद सपोज कीजिए इस साल में कंपनी का जो क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल कंपनी ने 1 लाख रुपए का किया। अब ये जो कंपनी ने अपने बेड डेट्स के ट्रेंड को समझा है, इस ट्रेंड से कंपनी को ये पता है कि हमने 1 लाख रुपए का उधार सामान बेशक बेचा है, लेकिन 1 लाख रुपए की रिकवरी हो जाएगी इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले सालों में भी जो भी हम उधार सामान बेचते हैं उसके 5% के आसपास बेड डेट्स हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि अगर वही ट्रेंड हमारा चलता रहा तो इस साल भी हमारे 1 लाख रुपए का हमने जो उधार सामान बेचा है उसमें से 5% के बराबर हमारा बेड डेट्स हो सकता है। यानी कि इस 1 लाख का 5%, यानी कि आपका जो 5,000 है, 5,000 रुपये निकल के आएगा। 1 लाख का 5% 5,000 रुपये निकल के आएगा। इतने रुपए के बेड डेट्स होने की आपकी संभावना है। तो कंपनी के जितने रुपए के बेड डेट्स होने की संभावना है उतने रुपए से कंपनी एक यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर देगी और इसे बोला जाएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। यानी कि इस साल बेड डेट्स का जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन में 5,000 रुपये बेड डेट्स के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि कंपनी को ये उम्मीद है कि हमने जितने रुपए का क्रेडिट सेंड किया है उसके 5% के बराबर बेड डेट्स हो सकता है। इसलिए हम पहले ही 5,000 रुपये अलग से निकाल के बेड डेट्स के प्रोविजन के रूप में अलग कर देते हैं। अब बात आती है कि इस बेड डेट्स का प्रोविजन बनाने से होगा क्या। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, उस फ्लक्चुएशन को हम इस प्रोविजन से किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इस प्रोविजन की जो फंक्शनिंग है वो ये है कि कंपनी ने जो क्रेडिट सेंड किया था अपने बेड डेट्स के ट्रेंड को देखते हुए उसके 5% के बराबर 5,000 रुपये का प्रोविजन पहले ही बना लिया। एक्चुअल में हमारे जो बेड डेट्स हैं अभी हुए नहीं हैं। वो एक्चुअल बेड डेट्स हमारे हैं कितने, वो तब पता चलेगा जब इस क्रेडिट सेंड की रिकवरी का टाइम आएगा। लेकिन कंपनी ने अपने पुराने बेड डेट्स के ट्रेंड को देखते हुए 5% के बराबर प्रोविजन यानी कि 5,000 रुपये अलग से पहले ही बेड डेट्स के प्रोविजन के रूप में रख लिया। अब इससे होगा क्या कि कंपनी के अब जो भी बेड डेट्स एक्चुअल में होंगे उस बेड डेट्स को कंपनी के प्रॉफिट में से पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बेड डेट से होने वाले नुकसान को कंपनी अब इस प्रोविजन में से पूरा करना चालू करेगी। तो कंपनी के जो एक्चुअल बेड डेट्स होंगे उसका जो इफेक्ट है वो हमारा प्रॉफिट पे आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हम उस बेड डेट्स का जो इफेक्ट है उसे हम प्रॉफिट में से पूरा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअल में हमारा जो भी बेड डेट्स होगा हम उसे इस प्रोविजन में से पूरा करेंगे। तो कंपनी एक इक्वल बेसिस पे कि हमारे ऑन एवरेज 5% के बराबर हमारा बेड डेट्स हर साल हो जाता है। तो कंपनी इस कंडीशन में करेगी क्या कि कंपनी के जो भी क्रेडिट सेल होंगे उसके 5% के बराबर अमाउंट का जो प्रोविजन है हर साल वो बनाना चालू कर देगी, चाहे हमारे एक्चुअल में बेड डेट्स उससे ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। और उसके बाद जो हमारे एक्चुअल बेड डेट्स होंगे उस बेड डेट्स को प्रॉफिट में से पूरा ना करके उस प्रोविजन में से पूरा किया जाएगा। तो हर साल 5% के बराबर प्रोविजन बनने से हमारे प्रॉफिट पे इक्वली हर साल 5% के आसपास का बर्डन पड़ना चालू हो जाएगा और उसमें फ्लक्चुएशंस आने बंद हो जाएंगे। और बेड डेट्स हमारे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं उन सबको इसी प्रोविजन में से पूरा किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट में से। तो इस तरीके से प्रोविजन को बना के हम अपने प्रॉफिट में आने वाले फ्लक्चुएशंस को यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 चीज़ें आपको समझनी थी, जो शुरुआती आपके जो की पॉइंट्स में 3 पॉइंट बताए थे, उन की पॉइंट्स में से प्रोविजन के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। ये जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाएगा डेटर्स। ठीक है, इन्हें डेटर्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि हमारे जो बेड डेट्स का जो प्रोविजन बनता है वो प्रोविजन हमारे क्रेडिट सेल पे यानी कि डेटर्स की रकम पे बनता है और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो बेड डेट्स हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। और उसके बाद आपके जो की पॉइंट्स थे उसमें शुरुआती 3 की पॉइंट्स के जो आंसर्स हैं उसे देखने की कोशिश की जाएगी। आपके जो बेड डेट्स हैं, आपके जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हुआ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, या और भी तरीके के प्रोविजन हो सकते हैं।
अब इन प्रोविजंस को बनाने का पर्पज़ क्या है और ये बनते किस तरीके से हैं, वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर कंपनी बैड डेट्स के बारे में प्रोविजन बनाना चाहती है तो बैड डेट्स का संबंध होता है क्रेडिट सेल से। जो भी हम क्रेडिट सेल करेंगे और क्रेडिट सेल को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है डेटर्स, यानी जिनसे हमें पैसा वसूल करना है। तो क्रेडिट सेल हमारे जितने रुपए की होगी, यानी कि हमारे डेटर्स जितने रुपए के होंगे उतने रुपए पर ही आपके जो बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो हमारा बनाया जाएगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमारे जो क्रेडिट सेल थे वो हमारे 1 लाख रुपए के थे और उस 1 लाख रुपए की क्रेडिट सेल पे हमने 5% के बराबर का बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया था और ये जो क्रेडिट सेल थे हमारे डेटर्स थे। ठीक है, तो हमारा जो बैड डेट्स का जो प्रोविजन बना था वो हमारे डेटर्स के अमाउंट पे बना था। तो उसी तरीके से जो बैड डेट्स है उसका संबंध क्रेडिट सेल से है, यानी उधार सेल से है, और उधार सेल में हमारे जो कस्टमरों ने डेटर्स कहा जाता है। तो बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो हमारा डेटर्स की रकम पे बनाया जाता है, उसके अमाउंट पे बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है कि जब कंपनी उधार सेल करती है, हमने उधार सामान बेचा और सपोज कीजिए हमने 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए उधार सामान बेचा है। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स समय से पहले हम भुगतान कर दें, या कई बार कंपनी भी कुछ ऑफर निकालती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने बेशक 4 महीने के लिए उधार सामान बेचा है, लेकिन अगर कोई कस्टमर 4 महीने के बजाय 2 महीने के अंदर अपना सारा पैसा पेमेंट कर देता है तो हम उसे 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो उस डिस्काउंट से मोटिवेट होकर हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स अपना जो पेमेंट है, उधार का जो पेमेंट है, वो 4 महीने के बजाय 2 महीने में कर दें। तो कंपनी उन्हें जो डिस्काउंट देगी वो डिस्काउंट भी एक तरीके से कंपनी का लॉस है, क्योंकि अगर हम 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि 3% पैसा हमें नहीं मिला। ठीक है, तो इस लॉस की वजह से भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें फ्लक्चुएशंस आनी चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो बैड डेट्स की वजह से नहीं आ रही। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं कि हमारे जो कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ जो हमारे डेटर्स हैं, उन्होंने अपना पेमेंट समय से पहले कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने उन्हें डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने की वजह से कंपनी को उतने पैसे का नुकसान हुआ जिससे कि उनके प्रॉफिट्स में कमी आई। तो प्रॉफिट में डिस्काउंट देने की वजह से भी हमारे जो फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, उन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए भी हम एक प्रोविज़न यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं और इस प्रोविज़न को बोला जाएगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यानी डेप्टर्स को डिस्काउंट देने के लिए हमने एक प्रोविज़न अलग से बना दिया, यानी कि कुछ रकम हमने पहले ही प्रोविज़न में डाल दी जिससे कि उस डिस्काउंट की वजह से हमारे जो प्रॉफिट पर फ्लक्चुएशंस आ रहे थे वो हमारे फ्लक्चुएशन ना आ पाए। इसी तरीके से हमारा तीसरा प्रोविज़न बन सकता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है सप्लायर से। ठीक है, यानी कंपनी जिनसे भी रॉ मटेरियल परचेज करके लाई उनका हमें पेमेंट करना है। सपोज कीजिए कंपनी 6 महीने के लिए उधार पे सामान खरीद के लाई है सप्लायर से, और सप्लायर ने कंपनी को ये ऑफ़र दे दिया कि अगर आप अपना पेमेंट 6 महीने के बजाय 4 महीने में कर देते हैं तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं पेमेंट में। अब सपोज कीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का उधार सामान परचेज किया था और कंपनी ने 5% का डिस्काउंट हासिल करने के लिए इस 10 लाख का जो पेमेंट है वो 6 महीने के बजाय 4 महीने में कर दिया। तो 10 लाख का जो 5% है वो आपका 50,000 रुपये निकल के आएगा। यानी कि अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो सप्लायर की तरफ से यानी कि क्रेडिटर्स की तरफ से आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और ये जो डिस्काउंट मिलना आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि इतना पैसा आपको कम पेमेंट करना पड़ा और इस डिस्काउंट के मिलने की वजह से आपका जो प्रॉफिट वो 50,000 रुपये आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो सप्लायर की तरफ से जो डिस्काउंट आपको मिला है इसके वजह से आपको जो बेनिफिट हुआ है उसकी वजह से उस साल का जो प्रॉफिट है वो आपका ज़्यादा दिखाई देने लगेगा और आपके प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आने चालू हो जाएंगी। तो ऐसे फ्लक्चुएशन से बचने के लिए भी कंपनी क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिल सकता है उस डिस्काउंट के लिए भी कभी कभी एक प्रोविज़न बना देती है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन भी है। डेप्रीसिएशन आपका लगता है एसेट्स पे, तो एसेट पर हम जो डेप्रीसिएशन लगाते हैं उस डेप्रीसिएशन पे भी हम एक प्रोविज़न बना सकते हैं और ये जो प्रोविज़न बनेगा वो हमारा एसेट्स की अमाउंट पे बनता है। यानी कि ये जो हमारे जो प्रोविज़न है अगर हम इनको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स था वो हमारा डेप्टर्स की रकम पे बना। ये डेप्टर्स आपका क्या था, एसेट्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स ये भी हमारा एसेट्स डेप्टर्स की रकम पे बना और डेप्टर्स था हमारा एसेट्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये आपका क्रेडिटर्स की रकम पे बना
और ये क्रेडिटर्स थे आपके लायबिलिटीज। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमारा एसेट्स की रकम पे बनता है और ये आपका एसेट्स है, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी हमारे कई तरीके के प्रोविजंस हो सकते हैं। अब इन प्रोविजंस में जो भी हमने एग्जाम्पल देखा और उसके बाद ये जो सारे हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजन को यहाँ पे समझा, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद वो जो हमारे 3 की पॉइंट्स थे उन की पॉइंट्स को हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं जिनमें सबसे पहले आता है आपका क्रिएशन, कि जो भी हमारे प्रोविजन है उनका क्रिएशन कैसा होगा। सॉरी, ये जो आपने एग्जाम्पल देखा है इसमें आपको ये पता चलता है कि जो भी हमने प्रोविजन बनाया या तो हमने वो एसेट्स की रकम पे बनाया है या फिर हमने वो लायबिलिटीज की रकम पे बनाया है। यानी आपके जो प्रोविजन का जो क्रिएशन होता है वो या तो एसेट्स की रकम पे होता है या आपका लायबिलिटीज की रकम पे होता है। ठीक है, तो प्रोविजन का जो क्रिएशन है सॉरी प्रोविजन का जो क्रिएशन है वो आपका या तो एसेट्स की रकम पे होगा या आपका लायबिलिटीज की रकम पे होगा। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, वीडियो में आपकी आ जाए, लेक्चर में आपका आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड है आपका पर्पज, यानी कि प्रोविजन को बनाने का पर्पज क्या है। प्रोविजन को बनाने का पर्पज होता है कि किसी लॉस को हमें कवर करना है, टू कवर लॉसेज, ठीक है। जैसे बैड डेट्स को से हमें कोई लॉस होने वाला उस लॉस को कवर करना हमारा पर्पज है, या हमने डेप्टर्स को कोई डिस्काउंट दिया उस डिस्काउंट की वजह से हमें अगर कुछ लॉस हो सकता है तो उस लॉस को कवर करना हमारा पर्पज है, या कभी कभी कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं उनको भी कवर करना हमारे जो प्रोविजन बनाने का पर्पज यहाँ पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स की तरफ से आपको 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिला और इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स में अगर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो उसको फ्लक्चुएशंस को बचाने के लिए भी, अपने प्रॉफिट को उस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी आप जो प्रोविजन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट आता है कि प्रोविजन को बनाने का यूजेज क्या है। प्रोविजन को बनाने का यूजेज आपका स्पेसिफिक है, यानी कि जो प्रोविजन जिस काम के लिए बनता है उस प्रोविजन का यूज उसी खास पर्पज के लिए किया जा सकता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो यूज है वो बैड डेट्स से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किया जा सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का जो यूज है वो उसका जो पर्पज है वो डेप्टर्स को देने वाले डिस्काउंट के लिए वो प्रोविजन हमारा बनाया जा सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है वो हमारा क्रेडिटर्स के लिए बन सकता है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का यूज केवल डिप्रिसिएशन के लिए ही हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे अलग अलग प्रोविजन हैं उन्हें बनाने का जो पर्पज है उन्हीं पर्पज के लिए हमारे जो प्रोविजन है वो यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिजर्व पे। रिजर्व को समझने के लिए सबसे पहले इसमें भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कोई कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये जो 10 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है ये सारा का सारा प्रॉफिट हम यूज नहीं करते, इसमें से कुछ रकम फॉर एग्जाम्पल 20% अमाउंट हम सेव करके चलते हैं। तो 10 लाख का जो 20% है वो आपका 2 लाख रुपए आएगा, ठीक है। तो 10 लाख का जो 20% है वो आपका 2 लाख रुपए आएगा। तो इस साल कंपनी ने 2 लाख रुपए अलग से सेव कर दिया। इस साल फॉर एग्जाम्पल अगले नेक्स्ट ईयर में आपने प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए निकाल के अलग कर दिया, उसके अगले साल आपने दोबारा से 2 लाख रुपए निकाल के अलग कर दिया, फिर आपने उसके नेक्स्ट ईयर आपने 4 लाख रुपए निकाल के अलग कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो आप अलग से अमाउंट सेव करते जा रहे हैं तो 4 साल में आपके पास टोटल 11 लाख रुपए आपका सेव हो चुका है। अब ये जो 11 लाख रुपए की सेविंग हो चुकी है इससे आपका जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज कीजिए कल आपको कंपनी में कोई एसेट्स आपको परचेज करना है या आपको अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, कहीं नई फैक्ट्री लगानी है या कोई नया प्रोजेक्ट आपको चालू करना है, ठीक है, या कोई नया रिसर्च का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई वर्क है जो आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। और इस तरीके से अगर आप पहले से ही पैसा कहीं सेव करके चल रहे हैं तो आपके पास एक धीरे धीरे एक अच्छा खासा फंड आपके पास पहले से ही तैयार हो जाएगा
और जो भी एसेट्स आपको परचेज करनी है वो एसेट्स आप उस फंड में से परचेज कर सकते हैं। अपने बिजनेस का अगर एक्सटेंशन करना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, तो उसके लिए भी वो फंड आपका यूज किया जा सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट आप चालू कर सकते हैं, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी आप इसी फंड में से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्व हमने बनाया है, इस रिजर्व को बनाने के पीछे पर्पज क्या है कि धीरे धीरे आपके जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से उसमें से कुछ रकम निकाल के, कुछ अमाउंट निकाल के आप अलग सेव करते चले गए और धीरे धीरे एक अच्छा खासा फंड आपका इकट्ठा हो गया। अब इस फंड के इकट्ठा करना होने से हुआ क्या कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो आपकी स्ट्रांग होनी चालू हो गई। ठीक है, अब उस फंड में से कभी भी आपकी कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस फंड में से उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब इस एग्जाम्पल को समझने के बाद वो जो 3 हमारे की पॉइंट्स थे उन की पॉइंट्स को यहाँ पे समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले आपका की पॉइंट्स था क्रिएशन का, कि रिजर्व का जो क्रिएशन है वो क्रिएशन किस तरीके से हो सकता है। रिजर्व का जो क्रिएशन है वो क्रिएशन होता है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जबकि प्रोविजन के जो क्रिएशन होता है वो होता है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज में से, लेकिन रिजर्व का जो क्रिएशन होता है वो होता है आपका प्रॉफिट में से। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम रिजर्व का क्रिएशन करेंगे। इसके बाद आता है आपका पर्पज, यानी कि रिजर्व को बनाने का पर्पज क्या है। रिजर्व को बनाने का एक पर्पज कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता बल्कि एक जनरल पर्पज होता है। यानी कि रिजर्व को आप बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपके पास एक अच्छा खासा फंड आपका इकट्ठा हो चुका है, लेकिन उसमें से आपको ज़रूरत पड़ने पर उसमें से एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। बिजनेस का एक्सटेंशन करना है उसमें भी वो यूज हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट आपको चालू करना है तो वहाँ भी यूज हो सकता है, या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है तो उसमें भी उसे को रिजर्व के फंड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यूजेज की बात करें तो यूजेज हमारा किस तरीके से हो सकता है। तो रिजर्व का जो यूजेज है वो यूजेज हमारा जनरल है। ठीक है, पर्पज आपका स्पेसिफिक, पर्पज आपका था टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंपनी, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये रिजर्व को बनाने का पर्पज था, जिससे कि धीरे धीरे एक अच्छा खासा फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाए और उससे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जबकि रिजर्व को बनाने का यूजेज आपका जनरल है। ठीक है, ये एक से ज़्यादा पर्पज के लिए आपका यूज हो सकता है, जबकि जो प्रोविजन था उसका जो यूज था वो आपका केवल उसी पर्पज के लिए हो सकता था जिस पर्पज के लिए आपने उसे बनाया है। अब ये जो 3 की पॉइंट्स थे, इन की पॉइंट्स को समझने के बाद हम आगे के पॉइंट्स पे आते हैं, इसके फंक्शनिंग पे, कि आपकी जो रिजर्व एंड प्रोविजन एंड रिजर्व था उनकी फंक्शनिंग क्या है। यानी जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें प्रोविजन और रिजर्व को किस तरीके से दिखाया जाएगा। अब इस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको प्रोविजन और रिजर्व की जो नेचर है उस नेचर को आपको समझना होगा। अगर हम नेचर की बात करें कि प्रोविजन और रिजर्व इन दोनों की नेचर क्या है, तो जो प्रोविजन है वो आपका प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। ठीक है, जैसे हमारा बैड डेट्स होता है वो हमारा एक खर्चा है, हमारा एक नुकसान है, एक लॉस है। आपने सैलरी पेमेंट करी वो एक खर्चा है, आपने वेजेस पेमेंट किया वो एक खर्चा है। तो ये जो एक्सपेंसेज हैं, इन एक्सपेंसेज के होने से आपके प्रॉफिट्स में कमी आती है। उसी तरीके से आपका बैड डेट्स है वो एक नुकसान है कंपनी का, जिसके होने से कंपनी के प्रॉफिट में कमी आती है। तो जैसे सैलरी या वेजेज वगैरह को प्रॉफिट निकालते समय माइनस किया जाता है, उसी तरीके से बैड डेट्स को भी प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस किया जाता है। इसलिए अगर हमने बैड डेट्स के लिए कोई प्रोविज़न बनाया है तो वो प्रोविज़न भी बैड डेट्स की तरह से ही प्रॉफिट निकालते समय प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, उसके बाद ही वो प्रॉफिट आ सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोविज़न है, जो भी हम प्रोविज़न बनाते हैं वो प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमें पहले वो माइनस करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से हम रिजर्व की नेचर की बात करें तो रिजर्व आपका प्रॉफिट का अलॉटमेंट है, यानी प्रॉफिट का नियोजन, यानी जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, कितना पार्ट प्रॉफिट का, कितना हिस्सा हम अपनी यूज बनेंगे, कितना हिस्सा हम रिजर्व के रूप में रखेंगे, या कितना हिस्सा हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, प्रॉफिट में से कितना पोर्शन किस किस काम के लिए रखा जाएगा, कितना डिविडेंड के लिए, कितना रिजर्व के लिए, कितना किसी और चीज़ के लिए, तो वो कहा जाएगा कि प्रॉफिट का अलॉटमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं।
तो रिजर्व की जो नेचर है वो क्या है कि रिजर्व एक्चुअल में प्रॉफिट का अलॉटमेंट है कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा प्रॉफिट आ जाने के बाद उसमें से कितना हिस्सा आप रिजर्व के लिए अलग करते हैं। तो इसी वजह से जो रिजर्व के जो एप्लीकेशन आता है वो उसे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जबकि प्रोविजन को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, जो भी कंपनी का फाइनल अकाउंट बनता है उसमें जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चल जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तीसरे पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसमें ये देखा जाता है कि उस प्रॉफिट में से कितना कितना हिस्सा किस किस चीज़ के लिए आपने अलग अलग किया है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं, और फंक्शनिंग को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका लिया जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस हमने लिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपकी बिल्डिंग प्लांट ओपनिंग स्टॉक डेटर्स कैश परचेज वेज जनरल एक्सपेंसेस जो सैलरी है, और आपके ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट साइड में आपका शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीपी क्रेडिटर्स और सेल्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 10% ऑफ डेटर्स, यानी डेप्टर्स का 10% के बराबर आपको प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का। और जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड विद ₹50,000, और आपको 50,000 रुपये का जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारा मेन पर्पज ये नहीं है कि फाइनल अकाउंट बनेगा कैसे, इसको समझना हमारा पर्पज नहीं है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है वहाँ पे समझाने, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज ये है कि आपको जो प्रोविज़न और रिजर्व है इनकी फंक्शनिंग आपके समझ में आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा वो यहाँ पे प्रोविज़न की फंक्शनिंग किस तरीके से या रिजर्व की फंक्शनिंग किस तरीके से, इसको बताने पे फोकस किया जाएगा, ना कि इस बताने पे, ये चीज़ बताने में फोकस होगा कि फाइनल अकाउंट आपका बनेगा कैसे। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको जो सॉल्यूशन है उसे हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें पहला पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का था। जो भी आपका ट्रायल बैलेंस था उसमें से हमने डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक निकाला, परचेज और वेजेज निकाला, क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक निकाला, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,50,000 रुपये का। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीटी 2,50,000 रुपये, और इसके बाद आपके बाकी जो भी खर्चे थे वो आपके डेबिट में आ गए। जनरल रिजर्व, जनरल एक्सपेंसेज आपका आ गया, सैलरी आ गई, डेप्रिसिएशन प्लांट आ गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका कैसे कैलकुलेट हुआ, आपका जो भी न्यूमेरिकल था इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो डेटर्स के 10% के बराबर आपको बनाना है। सवाल में आपके जो डेटर्स हैं वो 50,000 रुपये के दिए हुए हैं, तो 50,000 का 10% आपका 5,000 रुपये होगा। तो हमारा जो प्रोविजन निकल के आता है वो 5,000 रुपये निकल के आता है। तो हमने यहाँ पे डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 रुपये रखा, और इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,90,000 का। ये आपका सेकंड पार्ट था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब इसके नीचे इसका तीसरा पार्ट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपका जो भी 1,90,000 रुपये का प्रॉफिट आया है इसको आप किस तरीके से यूज करते हैं। इसे हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया 1,90,000 रुपये का। क्वेश्चन में आपको 50,000 रुपये का रिजर्व बनाना था, तो डेबिट हमने लिखा 2 जनरल रिजर्व 50,000 रुपये, और बाकी आपका बैलेंस आ गया 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट, जो कि आपका बैलेंस शीट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि 1,90,000 रुपये के प्रॉफिट में से आपने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में, और बाकी 1,40,000 रुपये आपका रिटर्न अर्निंग्स है जो कि बैलेंस शीट में आपकी चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था वो आपका आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और आपका जो जनरल रिजर्व था वो आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और जनरल रिजर्व इन दोनों की जो फंक्शनिंग है वो आपकी अलग अलग है। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आपके जो सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपका जो जनरल रिजर्व है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा 50,000 रुपये, और आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो आपका जिस भी एसेट्स पे बना है, जैसे जो बैड डेट्स था उसका संबंध आपका डेटर से था, डेटर्स आपके 50,000 रुपये के थे। तो जो भी प्रोविजन जिस भी एसेट्स पे बनता है उसके अमाउंट को हम उसी एसेट्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारा लायबिलिटीज में इसलिए है क्योंकि अगर जनरल रिजर्व का आप लेजर अकाउंट बनाएं तो उसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा, और क्रेडिट बैलेंस आने की वजह से अकाउंटिंग के प्रोसेस से वो ऑटोमेटिकली आपका लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी अगर आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, और वो भी आपका क्रेडिट बैलेंस के नियम के मुताबिक लायबिलिटीज में ही आना चाहिए। लेकिन प्रोविजन को हम लायबिलिटीज में ना दिखा के
एसेट साइड में संबंधित एसेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो ये आपकी फंक्शनिंग है, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों चीज़ों को किस तरीके से शो किया जाता है और बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाता है। अब इस पूरी फंक्शनिंग को समझने के बाद ये लास्ट में जो भी हमारे की पॉइंट्स थे उनकी हम स्टडी कर लेते हैं। ये आपके प्रोविजन और रिजर्व के की पॉइंट्स थे। अगर हम वन बाय वन बात करें प्रोविजन के, कि प्रोविजन का क्रिएशन होता है एसेट्स या लायबिलिटीज में से। पर्पस क्या है? टू कवर पॉसिबल लॉसेज या लायबिलिटीज। यूजेज क्या है? सिंगल स्पेसिफिक, यानी कि जो भी प्रोविजन जिस भी पर्पज के लिए बना है केवल उसी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। कहाँ पे दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है? हम संबंधित एसेट्स एंड लायबिलिटीज में से उसे माइनस कर देते हैं। रिजर्व के जो की पॉइंट्स थे, इसका क्रिएशन कैसे होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। पर्पज क्या है? कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। यूजेज क्या है? मल्टीपल, कई सारी पर्पज में आप इसे यूज कर सकते हैं। कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटीज साइड में। तो ये आपके जो की पॉइंट्स थे प्रोविजन और डिप्रिसिएशन के। इसके बाद आपका लेक्चर सेकंड यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे इसमें 2 लेक्चर आपके और होंगे, जिसमें से एक आपको रिजर्व को लेके कि आपके जो टाइप्स ऑफ रिजर्व कितने कितने तरीके के आपके रिजर्व हो सकते हैं। रिजर्व की बात करें तो एक आपका इस पे रिवेन्यू रिजर्व होता है, एक आपका कैपिटल रिजर्व होगा और एक आपका सीक्रेट रिजर्व होगा। तो अगले 2 लेक्चर में आपको इन तीनों रिजर्व के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको जो की पॉइंट्स हैं प्रोविजन और रिजर्व के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।